वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी चर्चा का विषय है फसलें और पर्यावरण, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण को बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फसलें और पर्यावरण, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट, यानी फसलों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फसलों का पर्यावरण पर, क्रॉप्स का एनवायरनमेंट पर बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं, बहुत सारे लाभ हैं फसलों के पर्यावरण से, पर्यावरण के लिए। क्या क्या लाभ हैं देखिए। सबसे पहली बात तो ये है नंबर 1 पे कि फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है, क्योंकि फसलें पर्यावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को संतुलित रखती हैं। कि हम जानते हैं कि पौधे जब श्वसन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो फसलों से क्या होता है, पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी मात्रा संतुलित रहती है। हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, पौधे उसको स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पहला जो लाभ है फसलों का, वो तो ये है कि फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है, प्योर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि फसलें पर्यावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को संतुलित रखती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला लाभ। अब दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो दूसरा लाभ है फसलें वायुमंडल की आर्द्रता यानी
नमी यानी ह्यूमिडिटी यानी वायु में पानी की मात्रा उसको बनाए रखती है। फसलें जहाँ पर उगती है वहाँ पे आपने देखा होगा ठंड लगती है, थोड़ी सी ठंडा माहौल महसूस होता है। अगर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, फसलें नहीं है, तो वहाँ पे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो फसलें क्या करती हैं, वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी को, जिसको कि हम अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, उसको बनाए रखती है। ठीक है, तीसरा जो लाभ है फसलों का वो है फसलें हमारे आसपास के तापमान को भी नियंत्रित रखती हैं। अभी अभी हमने जिक्र किया ही है कि जहाँ पर हम फसलों के पास में जाते हैं वहाँ थोड़ी ठंड सी महसूस होती है, टेम्परेचर कम महसूस होता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वहाँ पे आर्द्रता या नमी जब बनी रहेगी तो अपने आप ही टेम्परेचर डाउन रहेगा। तो हमारा लाभ क्या हुआ फसलों का तीसरा, वो गया हमारे फसलें जो हैं हमारे आसपास के तापमान को, हमारे आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है, नियंत्रित रखती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। ठीक है, चौथा जो लाभ है फसलों का वो है फसलें आंधी व बाढ़ के कारण होने वाले मिट्टी की उपजाऊ परत के कटाव को रोकती हैं। देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि जो हमारी मिट्टी होती है उसकी ऊपरी जो परत होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो खेतों की उर्वरता बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊपन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत के अंदर उसका कटाव नहीं होना चाहिए, ऊपरी परत गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की मिट्टी तो उपजाऊ उतनी होती नहीं है। ठीक है, तो अगर आंधी चलती है किसी इलाके में बहुत तेज़ी से, तो वो आंधी के माध्यम से हवा जो है वो ऊपरी परत को उड़ा सकती है मिट्टी की को। इसी तरह से बाढ़ अगर आ जाती है तो बाढ़ के कारण भी ऊपरी जो खेत की ऊपरी जो मिट्टी होती है वो बह करके दूसरी जगह जा सकती है। तो फसलें क्या करती हैं, फसलें आंधी व बाढ़ के कारण मिट्टी की ये जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है इसके कटाव को रोकती हैं। ठीक है, यानी फसलें मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती हैं। ठीक है, अच्छा, अब फसलों का पांचवा लाभ क्या है। देखिए, फसलें वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को भी कम करती हैं। देखो, वायु प्रदूषण को कम करती हैं तो हमने सुना ही है। क्यों? क्योंकि फसलें क्या करती हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वयं ले लेती हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन दे देती हैं। तो वायु प्रदूषण को रोक रही हैं, ये तो है ही, लेकिन साथ में इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि फसलें वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी कम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम छठा लाभ देखें फसलों का, तो फसलों का छठा लाभ है फसलें जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा कि जितनी फसलें हम उगाते हैं वहाँ पे बहुत सारे जानवर, पशु, पक्षी भी वो वहाँ पे रहने भी लग जाते हैं, कुछ पक्षी तो कुछ जगहों पे, और खाने के लिए भी उनको पर्याप्त मिल जाता है। तो फसलों के कारण क्या होता है, जो जंतु होते हैं उनके जीवन को जीने के लिए, खाने के लिए भोजन मिल जाता है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए स्थान भी मिल जाता है। तो फसलें जंतुओं को जीवन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो जंतुओं के लिए, अपने पक्षियों के लिए, उनके लिए भी फसलें बेहद लाभदायक होती हैं। कुल मिला के फसलें जो हैं, क्रॉप्स जो हैं, वो एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अब हम बात करेंगे महान कृषि आनुवंशिकी विशेषज्ञ, एग्रीकल्चर जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पर। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन एक ऐसा नाम है जो अगर कृषि की बात कहीं भी चल रही है, ख़ासतौर पे भारत में अगर चल रही है, तो कृषि की अगर बात हो और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पर,
जो कि भारत के महान कृषि आनुवंशिकी विशेषज्ञ थे, एग्रीकल्चरल जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, देखिए 1960 के आसपास, यानी आज से लगभग, देखिए आज चल रहा है 2017 18, आज से लगभग 60 साल पहले यानी 1960 के आसपास विश्व में, वर्ल्ड में और भारत में, इंडिया में हरित क्रांति का जन्म हुआ, जिससे करोड़ों लोगों को भुखमरी से मुक्ति मिली। ठीक है, 1960 से पहले ऐसी स्थितियां थी कि लोगों को खाने के लिए अनाज भी पूरा नहीं मिल पाता था, भुखमरी फैली हुई थी चारों तरफ। तो 1960 के आसपास विश्व में और भारत में, दोनों में हरित क्रांति का जन्म हुआ, जिससे करोड़ों लोगों को भुखमरी से मुक्ति मिली। अब हरित क्रांति का मतलब क्या था? हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब था कि नई तकनीक की सहायता से, नई नई तकनीक बनाई गई, नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई, कि नई तकनीक की सहायता से कृषि या खाद्यान्न के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि, इसको हम कहते हैं हरित क्रांति। अगर कोई आपसे पूछे कि हरित क्रांति का मतलब क्या है, आपने बहुत सुना होगा ये नाम कि हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि नई नई आधुनिक तकनीक की सहायता से कृषि और खाद्यान्न के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हो जाना। तो 1960 के आसपास नई नई तकनीक की सहायता से भारत के अंदर हरित क्रांति का जन्म हुआ, यानी नई नई तकनीकों की सहायता से कृषि और खाद्यान्न के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। ठीक है, और विश्व के स्तर पर यदि हम देखें तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का जो जनक माना जाता है, जो फादर माना जाता है वर्ल्ड के हिसाब से, वो माना जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे, यूएसए के थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो थे, जो कि अमेरिकी नागरिक थे, इन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जबरदस्त योगदान दिया। नई नई तकनीकें ईजाद की, जिनकी मदद से खाद्यान्न के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। और इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के निवासी थे। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, नॉर्मली पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तब तो आप नॉर्मन बोरलॉग का नाम बताएंगे विश्व के संदर्भ में, जो कि अमेरिका के निवासी थे। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा एम.एस. स्वामीनाथन को, जो कि भारत के निवासी थे। भारत में कहाँ के निवासी थे? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में तमिलनाडु राज्य में एक कुंभकोणम नाम का स्थान है, वहाँ के रहने वाले थे। एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य के अंदर कुंभकोणम नाम का एक स्थान है, कुंभकोणम, यहाँ के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1925 को, 1925 को। ठीक है, ये आनुवांशिकी के विशेषज्ञ थे, जेनेटिक्स के विशेषज्ञ थे। आनुवांशिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स भी कौन सी वाली? एग्रीकल्चर जेनेटिक्स, यानी पेड़ पौधों से संबंधित जो जेनेटिक्स है।
ठीक है, ये आनुवांशिकी के विशेषज्ञ थे, एग्रीकल्चर के, जेनेटिक्स के विशेषज्ञ थे। ठीक है, और भारतीय हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में कुंभकोणम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। एमएस स्वामीनाथन ने 1966 में 1966 में मैक्सिको के गेहूं और पंजाब के देशी गेहूं के बीजों को एक साथ संकरित करके, क्रॉस करवा करके, संकरित करके गेहूं के नए बीज बनाए। एमएस स्वामीनाथन ने 1966 में 1966 में गेहूं के 2 बीजों को मिलाकर के एक नया बीज बनाया। ये 2 बीज कौन से थे? एक बीज तो था मैक्सिको का गेहूं और एक था पंजाब का देसी गेहूं। तो मैक्सिको के गेहूं और पंजाब के देसी गेहूं के बीजों को एक साथ संकरित करके, क्रॉस करके उन्होंने एक नए बीज का, गेहूं का नया बीज बनाया, जो कि पहले से कई गुना ज़्यादा उत्पादक थे। ठीक है, इनकी उत्पादन क्षमता पहले से ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, हरित क्रांति में एमएस स्वामीनाथन के योगदान के चलते ही भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बेहद कम था। चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी, खाद्यान्न इतना उत्पादित हो नहीं पाता था और अमेरिका से भी कई तरह का जो है गेहूं, कई तरह के अनाज एक्सपोर्ट करने पड़े थे, इंपोर्ट करने पड़े थे। उनको हमारी जनता खाती थी। लाल अनाज आता था पहले। तो स्थिति ऐसी थी कि अगर हम अनाज बाहर से नहीं मंगवाएं, इंपोर्ट नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भुखमरी मच जाती। तो एमएस स्वामीनाथन जो थे, इन्होंने हरित क्रांति में जो योगदान दिया, जो नई नई तकनीकें इन्होंने ईजाद की, जिससे कि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, और इस योगदान के चलते ही भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया। और इसी कारण प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने कई प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया, कई प्रमुख सम्मानों से सम्मानित किया। कौन कौन सम्मान मिले उन्हें? 1967 में, यानी अपनी खोज के 1 साल बाद में, 1966 में तो उन्होंने नया गेहूं बनाया ही था, तो उसके 1 साल बाद में ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये भारत सरकार का काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। इसी तरह से 1972 में, 1972 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, यानी ये भी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है, जो पद्मश्री से बड़ा है। और इसके बाद में 1989 में, 1979 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। 3 सम्मान उन्हें मिले, एक तो पद्मश्री सबसे पहले, फिर उससे ऊपर वाला पद्म भूषण और उसके बाद में पद्म विभूषण। ये 3 भारत सरकार के जो बहुत बड़े सम्मान हैं, वो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति में अपने योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए गए। 1967 में उन्हें पद्मश्री, 1972 में उन्हें पद्म भूषण और 1989 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो ये तो बात हुई हमारे महान कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की। और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की बातचीत के साथ ही, उनकी व्यक्तित्व की, उनकी खासियतों की बातचीत के बाद ही हमारा ये जो लेसन था, अध्याय 1, जिसका नाम था कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये समाप्त हो जाता है।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।